नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। कल भारत व्यापार बंद है। देश भर के 40,000 से ज्यादा व्यापारिक संगठनों से जुड़े करीब 8 करोड़ कारोबारी भारत व्यापार बंद में शामिल होंगे। ये लोग सरकार द्वारा जीएसटी नियमों में किए गए संशोधनों और ई कॉमर्स व्यापार में विदेशी कंपनियों के प्रभाव को रोकने जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इनके समर्थन में देश के 1 करोड़ ट्रांसपोर्टर्स के शीर्ष संगठन ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सभी ट्रांसपोर्ट कंपनियां बंद रहेंगी। इसके अलावा लघु उद्योग, हॉकर्स, महिला उद्योग, स्वयं के उद्योग, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संगठन जुड़ेंगे। देश में करीब 3 करोड़ हॉकर्स या रेहड़ी वाले हैं। इस बीच व्यापारियों के एक और संगठन है चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री सीटीआई ने कहा है कि कल दिल्ली के सभी बाजार और इंडस्ट्रियल एरिया खुले रहेंगे। हालांकि जीएसटी के काले कानूनों का विरोध जारी रहेगा। कल 100 से अधिक बाजारों में व्यापारी विरोध करेंगे। तो भारत व्यापार बंद का आह्वान क्यों हुआ है, इसको समझाने के लिए हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल मौजूद हैं। महामंत्री हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के। प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, क्या कारण है कि आप लोग ये कल भारत व्यापार बंद कर रहे हैं? निधि जी, अभी 22 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी के कई नियमों में संशोधन करके अधिकारियों को ये अधिकार दे दिया कि अब वो हमारे जो फंडामेंटल राइट है को भी दरकिनार करके किसी अपने विवेक जी व्यापारी को वो उसका बैंक खाता जब्त कर सकते हैं, उसकी संपत्ति जब्त कर सकते हैं, उसके साथ साथ वो चाहे तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरीके की व्यवस्था क्या लोकतांत्रिक देश में चलेगी? जो हमारा फंडामेंटल राइट है और जो सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 1000 फैसलों में कहा है कि 100 बेगुनाह छूट जाए, 100 गुनाहगार छूट जाए, एक बेगुनाह नहीं छूटना चाहिए। और यहां हम अजमल खिताब से भी गए भी तो हो गए कि हमको हमारे खिलाफ आप कोई चार्ज लगाओ, लेकिन हमें चार्ज पर अपना स्पष्टीकरण भी नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर के देश भर के व्यापारियों में बड़ा रोष और आक्रोश है, जिसको लेकर के कल पूरे देश भर में व्यापार बंद होगा। 1500 से अधिक स्थानों पर धरने होंगे पूरे देश के अंदर। और सरकार से हमारी मांग है कि इन संशोधनों को स्थगित किया जाए और व्यापारियों से बात की जाए। खंडेलवाल जी, सरकार का तो तर्क ये होगा कि जो लोग जीएसटी नहीं भर रहे हैं इसलिए इस तरह के कदम होंगे। सरकार की तरफ से जो तर्क है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्यों आप इसे काला कानून कह रहे हैं? निधि जी, आपने बहुत सही कहा। हमने भी सरकार को यह कहा है कि 4 साल के जीएसटी के बाद जीएसटी का जो वर्तमान में कर दायरा है वो बड़ा कम है और जो रेवेन्यू आ रहा है वो भी बड़ा कम है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जो लोग कानून का उल्लंघन करते हैं या तो सरकार निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करे। हम सरकार के साथ में हैं। हम भी चाहते हैं कि ये जो रेवेन्यू इस समय 1.25 लाख करोड़ का है वो 2 लाख करोड़ रुपए का हो और अभी 1.25 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं वो 2 करोड़ से ऊपर जाए। लेकिन उसके लिए जीएसटी का सरलीकरण करना होगा और इस काम में सरकार के साथ हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन कानूनों की आड़ में पिछले 75 सालों में हमने देखा है कि जब भी अधिकारियों को अधिकार दिए गए उन्होंने उनका बेजा इस्तेमाल किया और उन ईमानदार व्यापारियों को विक्टिमाइज किया, हैरेस किया, जो व्यापारी ईमानदारी से व्यापार कर रहे हैं और कर चुका रहे हैं। वास्तव में कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी चाहिए जो जीएसटी में रजिस्टर नहीं है। सरकार क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है? हम सरकार के साथ सहयोग करेंगे, लेकिन जो व्यापारी जीएसटी में रजिस्टर है वो तो पहले अपना सब कुछ दे रहा है, तो उसके ऊपर यदि आप कानून लगाएंगे तो मुझे लगता है कि व्यापारियों के साथ ये ज्यादती होगी। प्रवीण जी, आपको डर क्या है? आप लोगों का ये सिर्फ डर है कि इस तरह से कार्रवाई हो सकती है, इसको लेकर आप लोग भारत बंद कर रहे हैं? नहीं, ये केवल डर नहीं है। 22 दिसंबर के बाद देश भर में ऐसा हुआ है। आप मुझे बताएं कि यदि मुझे मालूम है कि आपने कुछ गड़बड़ करी है और तो मुझे आपको मौका तो देना पड़ेगा ना कि जो मैं समझ रहा हूं वो सही है या गलत है। आप मेरे को साबित करें कि भी ये जो आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है, मामला ये है। तो उसके बाद यदि मैं गुनहगार हूं तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन आप मुझे शो कॉज नोटिस भी नहीं देंगे, आप मेरे को हियरिंग की अपॉर्चुनिटी भी नहीं देंगे और एक तरफा यूनिलेटरल अगर आप फैसला कर लेंगे
तो आप मुझे बताइए कि संविधान में कहां लिखा है? संविधान में बार बार ये लिखा है कि सबको अपनी बचाव का मौका देना चाहिए। मैं उन लोगों को बिल्कुल भी शील्ड नहीं करूंगा जो कानून का पालन नहीं करते हैं या सरकार या कानून के विरोध में काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा एक ही कहना है कि इसको जस्टिफाई बनाया जाए, और जब सरकार जस्टिफाई बनाए हम तैयार हैं काम करने के लिए। प्रवीण जी, इसमें आप लोगों ने कुछ विदेशी कंपनियों की मनमानी की बात कही है, वो क्या है? देखिए, जिस प्रकार से ई कॉमर्स के क्षेत्र में बड़ी विदेशी कंपनियां जिस प्रकार से एफडीआई पॉलिसी के प्रेस नोट नंबर 2 का सीधा उल्लंघन कर रही है, प्रेडेटरी प्राइसिंग, डीप डिस्काउंटिंग, लॉस फंडिंग, इस तरीके के काम कर रही हैं, और अभी हाल ही में एक इंटरनेशनल एजेंसी ने अमेजन के ऊपर सबूतों के आधार पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, और आज एक हफ्ता बीत गया, अमेजन ने उनके आरोपों को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया है। तो और ये बात हम भी कह रहे हैं कि ये जो लोग काम कर रहे हैं ये व्यापार नहीं कर रहे हैं, ये वैल्यू एडिशन ये वैल्यूएशन का गेम खेल रहे हैं। तो लिहाजा इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी। और देश में हर एक को ई कॉमर्स में जाने का अधिकार है, लेकिन सरकार के नियम और एफडीआई के कानूनों को यदि उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी बस चाहिए। एक संक्षेप में आपसे सवाल, अभी अभी जब मैं आ रही थी स्टूडियो की खबर आई है कि जो चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री है उसने कहा कि सभी दिल्ली के बाजार इंडस्ट्रियल एरिया खुले रहेंगे, तो क्या है ये? पूरा संगठन सब एक साथ नहीं है? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। कल आप अपने रिपोर्टर आपके रिपोर्टर निश्चित रूप से बाजारों में आएंगे तो उनको अपने आप पता लगेगा, क्योंकि ये जिनका भी आपने नाम लिया वो मेरे व्यापारियों को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं अपने व्यापारियों के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं जरूर ये कहूंगा कि कल आपके रिपोर्टर्स दिल्ली और देश भर में घूमे तो वास्तविकता उन्हें पता लग जाएगी। चलिए प्रवीण जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिन का कल भारत व्यापार बंद का आह्वान इन लोगों ने किया जिसमें करीब 8 करोड़ कारोबारी जुड़ने वाले हैं, उसका देश भर में असर रहेगा, कहना यह है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। लाल किले पर हुई हिंसा पर दिल्ली पुलिस अब हजारों से ज्यादा किसानों को नोटिस दे रही है। इसमें बुजुर्ग, महिलाएं और विकलांग भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने 220 किसानों की फोटो भी जारी की है। किसानों के अगला कदम क्या होगा, बता रहे हैं रवीश रंजन शुक्ला। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे सैकड़ों किसानों को अब इस तरह के नोटिस दिल्ली पुलिस की तरफ से मिल रहे हैं। नोटिस में मारपीट से लेकर महामारी एक्ट तक करीब दर्जन भर धाराएं लगाई गई हैं। 220 किसानों की पहचान करके उनकी फोटो भी दिल्ली पुलिस ने जारी किए हैं। उनमें से एक फोटो किसान नेता जगतार बाजवा का भी है, जबकि जगतार बाजवा की सफाई है कि वो तो पुलिस के साथ किसानों को समझाने गए थे। जो मेरी फ़ोटो जारी की है ये लाल किले की नहीं, आप देख सकते हैं, ये तो यहाँ मंच की फ़ोटो है। पता नहीं कैसे इन्होंने जारी की है, क्योंकि हम लाल किले पे उस दिन कोई हमारा उद्देश्य नहीं था जाने का। हम तो जब वहाँ से सूचना आई थी कि कुछ लोग वहाँ पहुँच गए हैं धोखे से, कुछ गाजीपुर बॉर्डर के, या तो उनको लेने के लिए गए थे। उस दौरान हमारे साथ पुलिस प्रशासन के लोग भी थे। अच्छा, पुलिस वाले थे आपके साथ में? दिल्ली पुलिस से नोटिस पाने वालों में अलीगढ़ की इंद्री देवी भी हैं और लखीमपुर के 65 साल के किसान रेशम सिंह भी। करीब 1600 किसानों को नोटिस दिए गए हैं। हालांकि अब वकीलों की एक टीम सभी किसानों की ओर से जवाब तैयार करा रही है, लेकिन किसान इस बात से परेशान हैं कि खेती करें या पुलिस थानों के चक्कर लगाएं। 11 धाराएं लग रखी हैं जिसमें नॉन बेलेबल धाराएं भी इंक्लूडेड हैं। 307 है, एपिडेमिक एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, राइटिंग विद डेडली वेपन्स है। बेल के लिए भी आप लोग अप्लाई सर, हम आने वाले टाइम में अगले नेक्स्ट वीक से हम एंटिसिपेटरी बेल जो है किसानों की वो लगाना शुरू करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि जिन किसानों को नोटिस दिए गए हैं या जिनके फोटो जारी किए गए हैं वो जांच के दौरान वीडियो और सीसीटीवी में चेहरे की पहचान के आधार पर हैं। किसान और सरकार के बीच बातचीत तो पहले से ही बंद है और अब तमाम सारे रास्ते भी बंद कर रही है। अब एक ही रास्ता है किसानों के सामने, अदालत का रास्ता खुला हुआ है। तो अब देखते हैं कि अदालत क्या किसानों को राहत देती है या नहीं। गाजीपुर बॉर्डर से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
और अब सोशल मीडिया से जुड़ी हुई एक अहम खबर। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर नकेल कसने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आज दिशा निर्देश जारी किए गए। सरकार का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स को भारतीय कानूनों के मुताबिक चलना होगा और शिकायतों को समय पर दूर करना होगा। एक आंकड़े के अनुसार व्हाट्सएप के 53 करोड़ यूजर्स हैं, यूट्यूब के 44.8 करोड़, फेसबुक के 41 करोड़, इंस्टाग्राम के 21 करोड़, ट्विटर के 1.75 करोड़ यूजर्स हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सभी सोशल मीडिया का स्वागत है, लेकिन बड़े आदर से कहूंगा, देयर शुड नॉट बी डबल स्टैंडर्ड्स। इफ एन अटैक इज देयर ऑन कैपिटल हिल इन कांग्रेस, देन सोशल मीडिया सपोर्ट द पुलिस एक्शन. But there is an aggressive attack on Lal Killa, the symbol of India's freedom, where our Prime Minister hoisted the national flag. You have double standard. This is सोशल मीडिया पर 26 जनवरी के हंगामे की खबर और ट्विटर के प्रतिरोध से नाराज होकर सरकार के दो वरिष्ठ मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर सोशल मीडिया, न्यूज वेबसाइट और OTT प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइन का ऐलान करने आए। कहा कि कंपनियों को भारत के कानून मानने होंगे। याद दिलाया कि बाल पोर्नोग्राफी के मामले में सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गाइडलाइन बनाने की सलाह दी थी। नई गाइडलाइन के मुताबिक प्लेटफॉर्म को बताना होगा कि कोई सामग्री कहां से शुरू हुई है, बताना होगा कि भारत की संप्रभुता, हिंसा आदि के बारे में सबसे पहले किसने ट्वीट किया, किसी यूजर का कंटेंट हटाने की वजह भी बतानी होगी, किसी शिकायत पर 24 घंटे में सामग्री हटानी होगी, शिकायत का पूरा मैकेनिज्म बनाना होगा, शिकायतों और कार्रवाई की समयबद्ध जानकारी देनी होगी। तो जैसे आज टीवी का सेल्फ रेगुलेशन है और किसी की भी शिकायत है तो सुनवाई होती है, जज करते हैं और जजमेंट भी देते हैं कि जिसमें सजा यानी फाइन भी होता है, उसी तरीके से ये OTT प्लेटफॉर्म्स को तैयार करना पड़ेगा। सरकार ने यह भी साफ किया कि न्यूज वेबसाइट्स को टीवी और प्रिंट मीडिया के तरह कायदे मानने होंगे और OTT प्लेटफॉर्म को भी सामग्री का नियमन करना होगा। इनका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं, लेकिन इन्हें डिस्क्लोजर देना होगा, यानी अपने बारे में जानकारियां देनी होंगी। सेंसर बोर्ड के एथिक्स कोड सबके लिए एक जैसे होंगे। खुराफात हुई, बट हु वाज द क्रिएटर, हु वाज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ द मिसचीफ? बार बार चीजें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू होती हैं। कई बार महम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप, मॉब लिंचिंग में। तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। कांग्रेस कह रही है ये आजाद आवाजों को दबाने की कोशिश है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अभिव्यक्ति की आजादी और बोलने की स्वतंत्रता को दबाने के लिए हो रहा है। लेकिन शायद मोदी जी ये भूल जाते हैं कि ये गांधी का देश है, ये हिटलर का नाजी जर्मनी नहीं है। सरकार अगले 3 महीनों में ये दिशा निर्देश जारी कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया और OTT को बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता। फेक न्यूज से लेकर अश्लील सामग्री तक की बहुत सारी शिकायतें इन्हीं माध्यमों से है। लेकिन ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इनकी आड़ में कहीं लोगों के अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक न लगे। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। और देश की बात में आगे, कर्ज में डूबे मध्य प्रदेश में करोड़ों खर्च हो रहे हैं मंत्रियों के घर चमकाने के लिए। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के बंगले सजाने में 10 महीने में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। सबसे ज्यादा खर्च मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर हुआ है। ये जानकारी विधानसभा में कांग्रेस विधायक पांचीलाल मीणा के एक प्रश्न के उत्तर में सामने आई है। साल भर पहले जब कांग्रेस के नेता बंगलों में आए थे तो उन्होंने भी रंग रोगन में करोड़ों खर्च किए थे। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। गैस पीड़ित विधवाओं को मात्र 1000 रुपए का पेंशन नहीं, कई सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह DA अटका हुआ। परीक्षा होने के बावजूद कई छात्र नौकरी की बाट जोह रहे हैं। हर जगह तर्क, कोरोना की वजह से सरकारी तिजोरी खाली है। लेकिन इस दौरान माननीय मंत्री जी की शानो शौकत में कमी नहीं आए, इसलिए उनके बंगले सजाने में
4 करोड़ 58 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किए गए। सबसे ज़्यादा लगभग 1 करोड़ रुपए सीएम हाउस पर खर्च हुए। उनके 74 बंगले स्थित एक दूसरे बंगले में भी 13,41,000 रुपए का काम हुआ। 56 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के बंगले की साज सज्जा में लगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर में 44,84,455 रुपए का काम हुआ। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के घर में 31,29,269 रुपए का काम हुआ। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के बंगले पर 27,94,541 रुपए खर्च हुए। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के बंगले पर 19,41,810 रुपए और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बंगले पर 18,75,175 रुपए का खर्च हुआ। ये सब तब जब मध्य प्रदेश पर 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज है। विधानसभा में सरकार ने बताया है कि पिछले 8 महीनों में ही वो 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। सरकार का कहना है घर खर्च होता है, पूरे आंकड़े बजट में दे देंगे। ये तो कोई व्यवस्था में कहीं हुआ होगा, तो ये तो रूटीन का काम है, निरंतर प्रक्रिया है, होता है। आखिर निवास है, आवास है, कहीं उस पर खर्चा हुआ होगा तो होता है। सर, सरकार के कर्जे को लेके आज बाला बच्चन ने प्रश्न उठाया था। सारी चीजें जब बजट रखा जाएगा सब सामने आ जाएगी, पूरे प्रदेश की बजट की स्थिति सामने आएगी। ये खर्च तब हुआ है जब 2019 में ही मंत्रियों के बंगले को सजाने में 3 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च हुए थे। उस वक्त सबसे ज्यादा 45,30,606 रुपए 4 इमली स्थित सूबे के वित्त मंत्री तरुण भनोट के बंगले को सजाने में खर्च किया गया था। दूसरे नंबर पर पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का नाम आता है, जिनके बंगले पर मरम्मत के नाम पर 42,68,000 रुपए खर्च किए गए। तीसरे नंबर पर मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, जिनके बंगले की मरम्मत और साज सजावट पर 33,80,000 रुपए से अधिक की राशि खर्च हुई थी। वैसे अब कांग्रेस पूछ रही है कर्ज में रहकर बंगले की रंगाई क्यों की। एक तरफ कर्ज ले रहा है मध्य प्रदेश, एक साल में 33,000 करोड़ रुपए लिया। दूसरी तरफ करोड़ों रुपए मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बंगले पर रखरखाव के लिए लिए। इस सरकार का प्रबंधन क्या है, इस सरकार की परिणति क्या है, इस सरकार का दायित्व क्या है, ये समझ में आता है। भ्रष्टाचार, सुविधाएं और कर्ज, इसका पर्याय है इस सरकार का। ये ठाट बाट तब है जब साल भर पहले बदले निजाम में बंगलों की चमक बदली थी। कई मंत्री वही रह गए, बंगले वही रह गए, बस पार्टी बदल गई और साल भर बाद निजाम में चमकते बंगलों की चमक फिर से बदली हमारे आपके पैसों से। ये कहानी आंकड़ों की है, विश्लेषण आप खुद कर लें। जिस कोरोना काल में गरीबों के घर अंधेरा पसरा हुआ है, वहाँ कथित जनसेवकों के घर साल दर साल जगमग हो रहे हैं। कभी पढ़ा था कि समझदारों को उधार लेकर घी पीने से बचना चाहिए। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में आगे, स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना संकट बढ़ा रहा है चिंता। और अब बात कोरोना की। राजस्थान में स्कूल 1 महीने से खुल चुके हैं। कक्षा 6ठी से 12वीं के 50% बच्चे नियमित रूप से स्कूल भी आ रहे हैं और राजस्थान में इसके बावजूद कोरोना का ग्राफ बढ़ता नहीं दिखाई दे रहा, जो राहत की बात है। 33 जिलों में से 16 जिलों में से कल एक भी कोरोना संक्रमण की खबर नहीं आई। राजस्थान में 1200 एक्टिव केसेस हैं और स्कूल में लौट के बच्चे खुश हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो बच्चे समझ नहीं पा रहे थे और स्कूल में रिवीजन भी हो रहा है और बच्चों का हौसला बढ़ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र से चिंताजनक खबरें आ रही हैं। महाराष्ट्र के वाशिम में एक स्कूल हॉस्टल में 229 बच्चे या लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पहले हॉस्टल के 39 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद पूरे हॉस्टल का कोरोना टेस्ट किया गया। इस टेस्ट में 190 और छात्र शिक्षक पॉजिटिव पाए गए। हॉस्टल में 327 लोग रहते हैं और यहाँ रहने वाले अधिकतर छात्र अमरावती यवतमाल के हैं। इतने अधिक पॉजिटिव केस आने के बाद स्कूल परिसर को कंटेनमेंट जोन ही घोषित कर दिया गया है। और अधिक जानकारी के लिए चलते अपने सहयोगी सोहित मिश्रा के पास। सोहित, महाराष्ट्र से
चारों तरफ से चिंताजनक खबर आ रही है। मुख्यमंत्री ने भी शायद एक बैठक ली है। क्या जानकारी राज्य में कोरोना के संक्रमण को लेकर? जी देखिए, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसका असर जिस तरह से अभी हम बता भी रहे हैं कि वाशिम में एक हॉस्टल में ही अगर सोचिए आपकी 229 लोग कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो मामले कितने गंभीर हैं ये इसी बात से समझी जा सकती है। और जिस तरह से कुछ लोगों से एक पूरे हॉस्टल में 229 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, वही डर महाराष्ट्र सरकार को भी सता रहा है कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं तो ये पहले की तरह वापस से एक बार फिर से मामले ना बढ़ने लग जाएं, और इसलिए इसका असर कई जगहों पर देखने मिल रहा है। मसलन के तौर पर आज दोपहर को एक बैठक हुई जिसमें जो बजट सत्र जो महाराष्ट्र में 1 तारीख से शुरू होने वाला है उसे लेकर आज चर्चा की गई। आमतौर पर महाराष्ट्र में जो बजट का पूरा सत्र चलता है वो 4 हफ्तों का होता है, 25 दिन से लेकर 28 दिनों के बीच तक ये पूरा सत्र होता है, लेकिन इस बार केवल 10 दिनों में ही इसको समेटा जा रहा है। यानी 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक ही ये पूरा सत्र चलेगा और उसी में जो है सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। इसका एक कारण ये भी है कि पिछले 1 हफ्ते में महाराष्ट्र सरकार के ही 5 मंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो प्रशासन कहीं ना कहीं नहीं चाहती है कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसका असर बाकी जगहों पर भी दिखे, क्योंकि अगर बात की जाए बुधवार की तो बुधवार को भी महाराष्ट्र में 8,807 नए मामले सामने आए हैं, जो 129 दिनों में सबसे ज़्यादा है। 80 लोगों की मौत हुई है। तो मामले बढ़ते जा रहे हैं लगातार, जिसके बाद प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं कदम उठाया जाए ताकि मामले को कम किया जाए। और इसलिए हमने देखा कि अमरावती, यवतमाल, अकोला, खासतौर पर विदर्भ की अगर बात करें तो विदर्भ में पहले ही वहाँ के जो लोकल कलेक्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, उन्हें पावर दे दिया गया है कि आप अपने अनुसार फैसला लें। अमरावती में 1 हफ्ते का लॉकडाउन अभी शुरू ही है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लगातार मामले अलग अलग जगहों पर बढ़ रहे हैं। पुणे में मामले बढ़ रहे हैं, मुंबई में मामले बढ़ रहे हैं, और इसमें एक बड़ी दिक्कत की बात यह है कि प्रशासन हो या अस्पताल हो या डॉक्टर्स हो, कोई एक कारण या एक वजह अब तक पता नहीं लग पाया उन्हें कि आखिर ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं। और इसलिए जितनी सतर्कता बरतनी चाहिए वो बरतने की कोशिश की जा रही है। पहले ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जिस तरह से एक म्यूटेंट की बात की जा रही थी कि कोविड के नए नए जो म्यूटेंट हैं वो पाए गए हैं, लेकिन बाद में ये पता चला है कि कोई भी फॉरेन म्यूटेंट या कोविड के फॉरेन स्ट्रेन महाराष्ट्र में अब तक नहीं मिले हैं। हालांकि इसकी जांच के लिए कई सैंपल्स को अभी NIV भेज दिया गया है, लेकिन उसके नतीजे अब तक आने बाकी हैं, उसके रिजल्ट्स आने बाकी हैं। और इसलिए प्रशासन अब कहीं ना कहीं कड़ाई बरतती हुई नज़र आ रही है। मैं फ़िलहाल जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ पर भी ये मुंबई का वर्ली सीफेस है, जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अगर लोग चल भी रहे हैं तो लगभग हर किसी ने मास्क पहना है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर मार्शल्स को तैनात किया गया है ताकि अगर कोई मास्क नहीं पहनता है तो उन्हें 200 रुपये फ़ाइन मारा जाए। अलग अलग जगहों पर अलग अलग फ़ाइन मारी जा रही है। मसलन के तौर पर अगर नासिक में आप बिना मास्क के पाए जाते हैं तो 1000 रुपया फ़ाइन है। तो जहाँ कई जगहों पर अलग अलग कड़ाई भी बढ़ाई गई है। और इसके साथ साथ ही हमें याद होगा कि रविवार के दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जब लोगों से संवाद किया था तब भी उन्होंने एक चेतावनी दी है कि अगर इसी तरह से मामले बढ़ते हैं तो फिर 8 से 15 दिन के बाद महाराष्ट्र में लॉकडाउन का ऐलान किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि कोई नहीं चाहता है कि लॉकडाउन लगे, क्योंकि इसका असर व्यापार पर पड़ेगा, लोगों के रोज़गार पर पड़ेगा, कई चीज़ों पर पड़ेगा। लेकिन फिर उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं रह जा पाता है, क्योंकि उन्हें भी अब तक समझ में नहीं आ पाया है कि आखिर मामले क्यों बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चाहे बजट सत्र हो, हॉस्टल की बात करें, या फिर जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना के मामलों को बढ़ते देखते हुए कई सारे फैसले लिए जा रहे हैं। इसका असर बजट सत्र पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये देखना अहम होगा कि आने वाले दिनों में क्या मामले इसी तरह से बढ़ते हैं या नहीं। साथ ही साथ NIV की रिपोर्ट का भी इंतजार किया जाएगा कि उसमें कुछ वजह क्या पता चल पाती है कि जानकारी के लिए मामले क्यों बढ़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में ये एक अहम बात बोली है सोहित ने, जो चिंताजनक है कि एक कारण क्या है कि महाराष्ट्र में किस तरह से इतने मामले बढ़ रहे हैं। हमने राजस्थान की आपको जानकारी दी जहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पे हालात संभले हुए हैं, जबकि लोग मास्क पहन रहे हैं महाराष्ट्र में, बावजूद इसके क्यों बढ़ रहे हैं। स्ट्रेन भी उन्होंने बोला बाहर से नहीं आया। तो अपने आप में हम सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस कोरोना से अपना मास्क पहन के रखें, 2 गज दूरी बना के रखें और हाथ धोते रहें। एक छोटा सा ब्रेक है देश की बात में, और देश की बात में आगे पश्चिम बंगाल ले चलेंगे। यहाँ पर चुनावी प्रचार उफान पर है। ममता बनर्जी आज एक स्कूटर चलाती हुई दिखी हैं। महंगा जो पेट्रोल और डीजल है वो भी एक तरह से उस पर तंज कसते हैं।
पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार उफान पर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज जूट मिल के मजदूर के घर भोजन किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है। नड्डा कल देर रात फिर कोलकाता पहुंचे। उन्होंने कोलकाता में राज्य के लिए चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया, जिसमें जुड़े अभियान लोखो सोनार बांग्ला घोषणा पत्र कहा गया है। उधर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ने विरोध का एक अलग तरीका अपनाया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में ई स्कूटर की सवारी की। इलेक्ट्रिक स्कूटर से वो अपने दफ्तर पहुंची। ममता बनर्जी ने पोस्टर भी पहना। राज्य के मंत्री फिराद हाकिम ने चलाया बाद में स्कूटर। सोशल मीडिया पर पूरा कार्यक्रम ये ममता बनर्जी का दिखाया गया है। और इसी पर जानकारी दे रहे हैं सौरभ गुप्ता। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आज एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक पे काम पे जा रहे हैं। ये प्रदर्शन कोलकाता शहर में हो रहा है। पेट्रोल और डीजल प्राइसेस बढ़ाने के खिलाफ ममता बनर्जी का ये आंदोलन कोलकाता के हाजरा से, जहां पे वो रहती है, वहां से वो जा रहे हैं नवान्नों तक, जो स्टेट सेक्रेटेरिएट है। बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल के दाम के खिलाफ ये आंदोलन का आयोजन किया गया है। ममता बनर्जी बाइक पे पिलियन जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बॉबी हकीम जो इस बाइक पे है, आप देख सकते हैं उधर बॉबी हकीम है बाइक पे, और साथ में ममता बनर्जी भी है, जो हाजरा से नवान्नों तक बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस के खिलाफ यहाँ पे ई बाइक पे वो काम पे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और इसी खबर के साथ देश की बात में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।